मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बेटा आज की क्लास में हम वर्क एनर्जी पावर का क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वर्क डन क्या होता है। मेरे सारे के सारे प्यारे बच्चे क्या समझते हैं कि वो स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इनमें से कोई भी काम नहीं है। बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पे बॉडी हमारी डिस्प्लेस हो जाए तो हमारा जो वर्क है वो डन हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क डन की। तो बेटा वर्क डन क्या होता है बताओ मुझे। तो वर्क डन का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पे बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो सारे प्यारे बच्चे बेटा वर्क डन सीख गए क्या? क्या है वर्क डन? तो वर्क डन का मतलब होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पे बॉडी क्या हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। सबको क्लियर है क्या? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा वर्क डन के एग्जाम्पल। बेटा हमारे पास कोई कंकड़ है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो कंकड़ हमारा डिस्प्लेस हो गया, देन वर्क इज डन। दूसरा एग्जाम्पल पुलिंग अ ट्रॉली। हम किसी ट्रॉली को पुल कर रहे हैं, पुल करने पर अगर वो डिस्प्लेस हो रही है प्यारे बच्चों तो वर्क इज सेड टू बी डन। हम किसी बुक को लिफ्ट कर रहे हैं, बेटा जब हम किसी बुक को लिफ्ट करेंगे देन वर्क इज सेड टू बी डन। इसके बाद बेटा वर्क डन के लिए दो कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि फोर्स लगाने पे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो किसी एक पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करना है और फोर्स लगाने पे वो अगर बॉडी हमारी डिस्प्लेस कर रही है जब भी हमारा वर्क डन हो पाएगा बेटा। इसके बाद बेटा वर्क डन का फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो जो फोर्स है उसको हम यहाँ किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे प्यारे बच्चों? मीटर में। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वर्क डन होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी बताओ बेटा? फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो ऐसा यूनिट हो गई इसकी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को प्यारे बच्चों हम क्या बोल देते हैं? जूल बोल देते हैं। बात क्लियर है? अब हम बात कर ले रहे हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। तो बेटा फोर्स की डाइन और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर। तो जो डाइन सेंटीमीटर है इसको हम क्या बोल सकते हैं? अर्ग। ठीक है बेटा, और एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या बेटा? तो आपने जो वर्क डन का है जो फॉर्मूला है वो सीख लिया है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। ये भी हमें पता होना चाहिए यहाँ फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेटा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। पहला ऑप्शन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन। वर्क इज द फिजिकल और मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी। बेटा ये मेंटल एफर्ट नहीं, ये रॉन्ग है। वर्क इज द कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनटू वेरियस सिस्टम। बेटा ये भी हमारा गलत है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। ये भी हमारा क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई क्या? तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल करते समय ही न्यूमेरिकल
का जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो फोर्स कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 10 न्यूटन। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, 5 मीटर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे बताइए। वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया 50 क्या 50 जूल इज अ राइट आंसर। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें कर लोगे क्या आप। इसके बाद बेटा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको क्या कर लेना है, गिवन लिख लेना है। क्वेश्चन पढ़ते समय ही गिवन लिख लेना है। इसमें वर्क डन दे रखा है, कितना दे रखा है 150 जूल, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पूछा क्या है, फोर्स पूछा है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना है 150 जूल और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो फोर्स कितना आ गया 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन इज अ राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले सवाल में हमें एक तो मास गिवन है बेटा, कितना मास गिवन है 5 kg। दूसरा डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना 2 मीटर। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। वर्क डन पूछा है, ठीक है बेटा। और वर्क डन का मतलब क्या होता है यहाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बेटा 5 kg को 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो फोर्स हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है। जी की वैल्यू मैं यहाँ 10 ले ले रहा हूँ, तो बेटा मास 5, जी की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। तो वर्क डन कितना आ गया 100 जूल। 100 जूल इज अ राइट आंसर। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद हम बात करेंगे अगर फोर्स हमारा किसी एक एंगल पे एक्ट कर रहा है तो। बेटा ये एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना है m, इस पे फोर्स ऐसे थीटा एंगल पे लग रहा है। बेटा 9th में अभी आपको यही समझ लेना है कि इस फोर्स के कंपोनेंट हो सकते हैं, थीटा की तरफ एफ कॉस थीटा आता है, इधर एफ साइन थीटा आता है। अब ये एफ साइन थीटा यहाँ कोई काम नहीं करेगा, इस एफ कॉस थीटा के कारण वर्क डन होगा। इस एफ कॉस थीटा के कारण यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया एस हो गया। तो यहाँ जो वर्क डन है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यही इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एप क्या है यहाँ एप्लाइड फोर्स, एप क्या है यहाँ एप्लाइड फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है बताओ, बोलो क्या है थीटा, किसी को नहीं पता। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या, किसी भी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा। आप एक काम और कर लीजिए, आइए एंगल की वैल्यू लर्न कर लीजिए, मुझे बताते चलिए। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बोलो √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। जी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास में भी आपको मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई है इसलिए, ठीक है। इसके बाद में इस क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करिए,
और रीड करते समय ही आपको गिवन लिख लेना है। तो बेटा एक तो हमें इसमें फोर्स दे रखा है कितना 50 न्यूटन, एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री, ठीक है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 10 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों बताओ। वेरी गुड, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है यहाँ 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ 10, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है किसी को नहीं पता, अभी तो सिखाइए, √3/2। ये कितनी बार मर गया 5 बार। तो वर्क डन कितना आ गया 250, √3 जूल इज अ राइट आंसर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख करके इसको आगे भी सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्कडन की। वर्कडन हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्कडन की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव वर्कडन की। मैंने आपको वर्कडन का फॉर्मूला सिखाया है बेटा। क्या फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब जो वर्कडन जब पॉजिटिव होगा जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अब कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा हमारा कैसा हो एक्यूट हो। तो थीटा की वैल्यू अगर हमारी 0 से 90 के बीच में है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, तो बेटा हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा तो प्यारे बच्चों हमारा जो वर्कडन है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें एक स्पेशल कंडीशन और है, इसको आप लर्न कर लीजिए। अगर थीटा की वैल्यू हमें 0 डिग्री दे रखी है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ जो वर्कडन है वो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या सीख लिया है कि जब एंगल हमारा 0 डिग्री है तो वहां हमें वर्कडन का सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को। और जब एंगल हमारा एक्यूट है, जब हमारा जो वर्कडन है वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव वर्कडन की। इसकी बात करेंगे नेगेटिव वर्कडन की। तो बेटा वर्कडन नेगेटिव कब होता है, जब थीटा हमारा ऑप्टिव्स होता है। कैसा हो, मतलब थीटा की वैल्यू हमारी 90 से बड़ी हो, 180 के बराबर हो या 180 से छोटी हो, तो हमारा जो वर्कडन है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी एक स्पेशल केस है, अगर थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 180 डिग्री, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा जो वर्कडन है उसका सिंपल सा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, माइनस के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जीरो वर्कडन की। उसकी बात करेंगे जीरो वर्कडन की। अब बेटा वर्कडन जीरो कब होगा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हों। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्कडन जीरो हो जाता है। तो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे जब ही वर्कडन जीरो होगा क्या, नहीं बेटा, इसके अलावा भी अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्कडन जीरो हो सकता है हमारा। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी हमारा जो वर्कडन है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्वेश्चन करके दिखाइए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है क्या, बताइए, करता है। फोर्स पे करता है, दोनों के बीच में एंगल पे करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा। अब बेटा हमें बात कर लेनी है इसमें एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी मशीन की या किसी भी पर्सन की काम करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी बोल देते हैं।
तो एनर्जी का मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क डन है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों। जो वर्क डन है वही किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों। तो एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी एनर्जी की? जूल हो जाएगी। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो क्या हो जाएगी? अर्ग हो जाएगी। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे? 10⁻⁷। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है बेटा। एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, ठीक है, जिनमें मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन हमें जो एनर्जी पढ़नी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब बच्चों का सवाल है, सर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? मोशन के कारण। और पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों किसके कारण होती है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हुआ जो एनर्जी मोशन के कारण, चेंज इन पोजीशन के कारण, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है, किसी बॉडी के पास होती है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो बेटा हम कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ? मास। और वी क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? स्पीड। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसको भी किस में मेजर करेंगे? जूल में मेजर करेंगे। ठीक है बेटा। तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। आपको ये भी लर्न कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है प्यारे बच्चों p²/2m। अगर आपको ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ भी बना सकते हो आप। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है, तो आप यहाँ ग्राफ भी बना सकते हो। काइनेटिक एनर्जी m, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास गिवन है, जिसकी स्पीड गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो आप, फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, हाफ एम बी स्क्वायर। मास कितना गिवन है? 2 kg। और स्पीड 20। तो 20 का क्या करना है? स्क्वायर। तो कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी हमारी? 400 जूल इज अ राइट आंसर। किस किस का सही है सवाल ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, स्पीड पूछ ली है बेटा। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है हमें? 60 जूल। मास कितना गिवन है हमें? 30 kg। स्पीड पूछी है बेटा हमसे। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 60, मास 30/2 वी स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो आप। 120 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 मीटर पर सेकेंड।
कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे क्या आप? अब हम बात करेंगे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई हमारी, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, फॉर्मूला बता दिया। मोमेंटम के संग में उसका क्या रिलेशन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा जो एनर्जी किसके कारण होती है? चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा हम कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन बदलने के कारण, कॉन्फ़िगरेशन बदलने के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। कई टाइप्स की होती है ये। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्या होता है? mgh। जो पोजीशन के चेंज होने के कारण एनर्जी आती है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। और कॉन्फ़िगरेशन बदलने के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या? इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। यहाँ जो जी की वैल्यू है आप 10 ले लीजिए बेटा। इसमें हमें एक मास गिवन है, गिवन लिखो पहले। हाइट गिवन है ग्राउंड से, जी हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया है। एनर्जी इसके पास कौन सी होगी? पोजीशन चेंज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? mgh। तो सॉल्व कर लो। 10 इंटू 10 इंटू 6 कितना हो गया? 600 जूल इज राइट आंसर। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें कर लोगे आप। नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है कितना? 12 kg, जो ग्राउंड से किसी सर्टेन हाइट पे है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी दे रखी है 480 जूल। सवाल कह रहा है जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो हाइट कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों? U बराबर mgh। तो h बराबर U बाई mg। U कितना है बताओ मुझे? 480 जूल। मास 12। जी 0 से 0 मर गया, ये कितनी बार? तो 4 मीटर इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे क्या आप? इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें सिखाता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can transfer, it can transform from one form to other। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। एनर्जी ना क्रिएट करी जा सकती और ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है बच्चों। क्वेश्चन बताइए, एक डैम में पानी स्टोर है, तो जब डैम में पानी स्टोर है तो पानी के पास हाइट होगी, तो हाइट के कारण जो एनर्जी होगी वो
पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा। अब हमें इसमें बात कर लेनी है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम की। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये थ्योरम जब ही लगा सकते हैं जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो। ठीक है बेटा, ये पेंडुलम का जो केस है इसमें जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। जब हम किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं तो उस केस में भी हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क या पार की। अब पार क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बेटा, या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। इसकी ऐसा यूनिट बताइए क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। वर्क डन की जूल और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डिफाइन भी कर लोगे आप। अगर एक जूल एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम हो रही है तो उसकी जो पावर है वो कितनी हो जाती है, 1 वॉट हो जाती है। इसकी जो मैकेनिकल यूनिट होती है वो हॉर्स पावर होती है। मैकेनिकल यूनिट क्या होती है इसकी, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये लर्न कर लीजिए, याद करने वाली चीजें हैं। एवरेज पावर बेटा कैसे निकालोगे? एवरेज पावर बताओ मुझे। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई प्रॉब्लम किसी को? आंसर दीजिए इसका। एक मशीन है जिसने वर्क किया है, टाइम दे रखा है, एवरेज पावर पूछी है हमसे। बेटा टोटल वर्क डन कितना है, 18,000 जूल, और टाइम कितना है, 3 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, कितना आ गया, 100 वॉट। इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाइए बेटा। मास गिवन है हमारा 50 kg। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना, 10 मीटर। टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड। सिंप्लीफिकेशन के लिए जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। पी निकालना है। पी सिंपल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ वर्क डन ग्रेविटी करेगा तो बेटा एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम। सॉल्व कर लीजिए। एम कितना है 50, जी 10, एच 10, और टाइम कितना है 20। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कितना आंसर आ गया, 250। तो 250 इज राइट आंसर बेटा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।